ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। अंकिता के परिवार को दिया जाएगा 25 लाख का मुआवजा, सीएम धामी ने किया घोषणा। अब पहाड़ों में मिलेगी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विसिंग, गोल्डन आवर में बचेगी मरीजों की जान। एसटीएफ ने आरएमएस के सीईओ को किया गिरफ्तार, ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने का आरोप। ऋषिकेश में अंकिता को लेकर इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की विरोध में प्रदर्शन किया, हरिद्वार देहरादून हाईवे पर लगाया जाम। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड बेटी हत्याकांड में कांग्रेस ने आज देहरादून में गांधी पार्क के बाहर 1 घंटे का मौन रखकर धरना दिया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत सहित सामाजिक संस्थाओं और अन्य दलों के लोग भी शामिल रहे। इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच हो, क्योंकि दोनों राज्य में भी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जिस नेता के रिजॉर्ट में कांड हुआ वो आरएसएस से संबंधित, बीजेपी से संबंधित व्यक्ति है और जिस तरीके से सबूतों को मिटाने के लिए रातों रात धाकड़ दिखने के चक्कर में डोजर चलाया गया, आग लगाई गई और सबूतों को खुर्द-बुर्द किया गया, ये चिंता का विषय है। प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी की और लड़की जो अंकिता है उसके फादर की जो वार्तालाप है उसकी रिकॉर्डिंग क्यों हुई और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको पब्लिक क्यों किया गया, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए कि आगे वो रिकॉर्डिंग क्यों हुई, किस बड़े व्यक्ति को, किस हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग किसी बड़े व्यक्ति के लिए करी गई थी जो अंकिता के चैट से समझा जा सकता है, उसके मरने के बाद का स्टेटमेंट वही माना जाना चाहिए, उसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। और जब अपराधी पकड़े गए हैं तो उनसे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हो पाई, नाम बाहर क्यों नहीं निकला। दूसरा, पुलिस की कार्यप्रणाली पे हमको शक है, क्योंकि आज तक ये देखा कि जहाँ भी हत्या हुई है पुलिस अपनी रिमांड पे अपराधी को मांगती है, हमेशा जुडिशियल रिमांड से अपनी रिमांड में मांगती है। इस केस में कल मांगा गया है। 4 दिन तक पुलिस ने, जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन उन्होंने उसको रिमांड में क्यों नहीं मांगा कोर्ट से, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। आखिर ये सारी हिलहुलत और डोजर चलाना, अग्निकांड करना, लड़की का बिस्तर स्विमिंग पूल में मिलना, ये सब जांच के विषय। मदद से क्या मतलब है? देखिए, एक पहाड़ की बेटी, बेबस बेटी, उत्तराखंड की बेटी जो रोज़गार की तलाश में उस रिसोर्ट में जाती है, अपने बूढ़े माँ बाप, भाई, छोटे भाई की देखरेख के लिए, उसके भरण पोषण के लिए नौकरी करने को जाती है और वो गायब हो जाती है। उसके पिताजी राजस्व पुलिस के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, मेरी लड़की आखिरकार कहाँ गई, कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब जनाक्रोश बढ़ता है, सड़क पर उतरने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि आगे आ जाते हैं, तो जब माहौल बहुत बिगड़ चुका होता है तब यह मामला सिविल पुलिस को दे दिया जाता है और अभियुक्त गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, लेकिन पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई नहीं करती है और तत्काल बाद उस हिस्से को ढा दिया जाता है बुलडोजर से, उस हिस्से में आग लगा दी जाती है, उसके कमरे में उसके बेड को स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है, पूरी खगाल दिया जाता है। इसके मायने क्या है? क्या किसको बचाने की पूरी कोशिश नहीं हो रही है? तो हमारा कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे कि बूढ़े माँ बाप को सबको न्याय मिल सके और उस अंकिता को की आत्मा को शांति मिल सके। आज देहरादून की सबसे छोटी लेखिका ने इतिहास रच दिया है। दरअसल आज देहरादून के प्रेस क्लब में करीब 8 वर्षीय रिद्धिमा सजमान ने ट्रैप्ड इन टाइम बुक लिखी है, जिसका उद्घाटन कल किया जाएगा। इस मौके पर रिद्धिमा की मां काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती नजर आई। जब मैं 5 साल से थी तो फिर तब से मैं शॉर्ट स्टोरीज में राइटिंग करते जा रही हूँ और फिर ना मुझे भी स्टोरी बहुत ही सिंपल शॉर्ट ये मुझे चाहिए थी, वरना मेरा इमेजिनेशन बड़ा होता ही गया और फिर ये बहुत ही बड़ी स्टोरी बन गई है। मुझे इंस्पिरेशन ये मुझे सुधा मूर्ति से मुझे मिली, जो एक बहुत फेमस ऑथर है। मुझे इस बुक को लिखने में मुझे 1 हफ्ता लगा। मैं हर
मैं हर दिन आधा घंटा मैं देती थी अपने टाइम को बुक में लिखने के लिए, और फिर एक हफ्ते में ये हो गया था ये सारा। मैं बहुत छोटी सी थी, वो तब से उसने पहली स्टोरी लिखी थी द ड्रेस करके, बड़ी अच्छी क्यूट स्टोरी थी कि एक मम्मी पापा के साथ छोटी सी बच्ची एक ड्रेस लेने जा रही है और वो किस तरह से अपने जन्मदिन पे लेके आती है। एक पेज की स्टोरी थी, तो वो पढ़ के मुझे पहली बार लगा कि शी हैज़ अ फ्लेयर फॉर राइटिंग। लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि अलग बच्चों में अलग प्रतिभाएं होती हैं जो समय के साथ बदलती भी रहती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने और भी स्टोरीज़ लिखी, शॉर्ट स्टोरीज़। बट ये स्टोरी जब उसने लिखी और इतनी लंबी उपन्यास के फॉर्म में आई है और इसमें 8 चैप्टर्स भी हैं, टाइम ट्रैवल पर है, 7 चैप्टर्स हैं, सॉरी बेटा, इसमें 7 चैप्टर्स हैं, टाइम ट्रैवल पर है। तो हमें लगा कि नहीं, इट इज़ वेरी वेरी रेयर टू फाइंड सच टैलेंट इन अ चाइल्ड, तो इट मस्ट बी ब्रॉट टू द पब्लिक, लोगों को पता चलना चाहिए। और बहुत ही इंजॉयबल कहानी है ये, टाइम ट्रैवल है जिसमें एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और फन्स हैं, और एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन इतनी दूर तक भी जा सकती है, हमारे लिए भी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। तो हमने इसे पब्लिश करवाया इस स्टोरी को, और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। सबसे अनुरोध है अपने बच्चों के लिए खरीदें, बच्चों की स्टोरी है, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे इसको पढ़ करके, और बड़े भी वापस अपने बचपन में चले जाएंगे। देहरादून में बनाए जा रहे हैं सैन्य धाम के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्य धाम सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारा संकल्प है कि 2023 तक सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मंत्री ने कहा कि कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि सैन्य धाम निर्माण क्षेत्र में 182 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव दिया गया है। आज सैन्य धाम जो हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पर की, क्योंकि पिछले कई दिनों से अनियमितताओं के कारण उस बैठक को नहीं कर पाए थे। क्योंकि हमारा संकल्प है कि 2023 तक किसी भी सूरत में हम उसको पूरा करेंगे। मुझे कार्यदायी संस्था के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर 182 पेड़ उस सैन्य धाम के निर्माण के बीच में आ रहे हैं और जिनको काटना आवश्यक है। मैंने इसलिए आज डीएम, डीएफओ, कार्यदायी संस्था के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर, सबको यहाँ पर बुलाया था। तो जिस प्रकार का सिस्टम है, कह रहे साहब एक पेड़ को काटने में 1 महीने लगेंगे, तो मैंने यहीं से तो वहाँ के अधिकारी से डीएम की बातचीत करवाई। हमने कहा कि 10 दिन के अंदर ये पेड़ कट जाने चाहिए ताकि काम की जो रफ्तार है वो न रुके और कंटिन्यूस काम चलता रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि 15 दिन के अंदर जो 182 पेड़ उसके प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, उनके काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कट जाएंगे। दूसरा एक विषय ये आ रहा था कि हमारे सैन्य धाम के कोने में यूपीसीएल पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहा जाने वाला नेशनल हाईवे 9 पिछले 3 दिन से बंद पड़ा है, जहां घाट के पास दिल्ली बैंड पर भारी भूस्खलन हुआ है। वहीं गुरना मंदिर के आसपास से लेकर घाट तक 4 जगहों लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे सड़क पर हर वक्त हादसे का डर बना हुआ है। सड़क खोलने के लिए पोकलैंड मशीनें लगातार काम में जुटी हुई है, लेकिन लगातार गिर रहा मलबा काम में बाधा डाल रहा है। इस वजह से सड़क के दोनों ओर पिछले 2 दिन से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी है। देहरादून में लगातार डेंगू के मामले में इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामले को लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव से लेकर देहरादून के डीएम लगातार विभागीय बैठक कर रहे हैं। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी ने कहा कि मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मामले डेंगू के थे, उनसे इस बार मामला ज्यादा सामने आ रहा है। हालांकि क्षेत्र में लगातार फॉगिंग की जा रही है। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क।
आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी।